बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मफाहमत के बादशाह ने मैदान में उतरने का फ़ैसला किया। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बयान दिया है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। वो आसिफ अली ज़रदारी थे जिन्होंने वफाक के अंदर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने की कोशिश की। मफाहमत के बादशाह को ये समझा जाता है कि वो जोड़ तोड़ के बहुत ज़्यादा माहिर हैं और अगर वो पंजाब के अंदर डेरे डालेंगे तो पंजाब में बहुत से अराकीन पंजाब असम्बली को अपनी तरफ माइल कर लेंगे और इसी तरीके की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हो सकती है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब को जहाँ ये गुमान है, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बेशतर सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने एतराज़ात का भी इजहार किया। उनका ये कहना है कि जब तक नंबर गेम पूरी नहीं होती तब तक सिर्फ टामक टोइयाँ मारने के लिए हम तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो फिर हमें सियासी तौर पे सेटबैक देखने को मिलेगा जो हमारे सियासी मुखालिफ में जाएगा। हम यहाँ पे कारकुनान की हिमायत भी खो चुके हैं, हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और अगर अब की बार हम पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाते हैं और वो नाकाम हो जाती है तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, फिर हमारे पास चारा क्या होगा, फिर हमारे पास सियासी बयानिया क्या होगा। इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमाओं ने एतराज़ात का इजहार किया है कि नंबर गेम पहले पूरी करें, जल्दबाजी ना करें। लेकिन एक तरफ उन्हें यह है कि अगर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये मानना है कि अगर असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो फिर नए इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। ये आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे हैं जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक अहम रुकन भी है, जो मास्टर माइंड समझे जाते हैं तहरीक अदम एतमाद को लाने, उसको नाकाम बनाने या उसको कामयाब करवाने में। वो ये बात कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद अगर नहीं आती या असम्बलियाँ उससे पहले तहलील हो जाती हैं तो नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे वो ये बात करते हैं कि ये जमहूरियत के हक़ में नहीं होगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरियत के अगर हक़ में ये नहीं है तो फिर तहरीक अदम एतमाद आप जो पहले लेके आए थे, क्या वो जमहूरियत के हक़ में थी? क्या बैठी हुई हुकूमत को घर भेजना और फिर बरसर इक़्तिदार आना और फिर मईशत का मज़ीद भट्टा बिठा देना, क्या वो सब कुछ जमहूरियत के हक़ में था? अगर अब की बार नंबर गेम पूरी नहीं होती तो फिर ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा PDM में शामिल तमाम जमातों के लिए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर रही है कि असम्बलियाँ तहलील करने का जो फैसला है वो दिसंबर के आखिरी हफ्तों में किया जाएगा। उससे पहले वो शायद ये यकीन दहानी करना चाहते हैं कि अगर हम निकलेंगे तो फिर नए इंतखाबात की तरफ ही जाया जाएगा। ये ना हो कि हम निकलें और 2 सूबों के अंदर इंतखाबात करवाने की बात हो जाए तो बात तो फिर वहीं पे आकर रुक जाएगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन वफाकी हुकूमत बहुत कशमकश का शिकार दिखाई देती है। वफाकी हुकूमत ऐसी फंसी हुई है कि वही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो माजी करीब के अंदर ये बात करते थे कि आप असम्बलियों से निकल जाएं, हम नए इलेक्शन करवा देंगे। अब उन्होंने जब ये देखा कि ये असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुके हैं तो उन्होंने एक नया मुतालिबा सामने रख दिया। उनका ये कहना है कि अगर आप नए इलेक्शन में ही जाना चाहते हैं तो फिर सेनेट से भी निकलें, आप आज़ाद कश्मीर से भी निकलें, आपको कुली तौर पे असम्बलियों से बाहर होना चाहिए, फिर जाके नए इलेक्शन की आप बात करें। ये नहीं हो सकता कि आप 2 सूबों से बाहर निकल के नए इलेक्शन की बात करना शुरू कर दें। दूसरा उनका ये कहना है कि आपके जो तमाम अराकीन कौमी असम्बली हैं वो स्पीकर के सामने मौजूद हों, स्पीकर के सामने हाजिर होकर बाकायदा तौर पे अपना इस्तीफ़ा जमा करवाएं, तो फिर कहीं जाके हम सोच विचार करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर वाला पहले भी तो बाकायदा तौर पे उन 7 अराकीन ने जाके इस्तीफ़े जमा नहीं करवाए थे। आपने अपनी मंशा के मुताबिक स्पीकर की इस्तिस्वाब राय के ऊपर आपने वो इस्तीफ़े कबूल कर लिए, फिर आपने साथ मज़ीद इस्तीफ़े कबूल करने थे, लेकिन आपने जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनके नताइज को देखते हुए अपना फ़ैसला वापस ले लिया। तमाम जमातों ने कुली तौर पर यह फ़ैसला वापस लिया क्योंकि ऐन मुमकिन था कि जब ये रिज़ल्ट आ जाते ज़िमनी इंतखाबात के जिसमें खान साहब ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, तो उसके बाद फिर 7 हलकों के मज़ीद भी इस्तीफ़े मंजूर किए जाने थे, 7 अराकीन कौमी असम्बली के। लेकिन तमाम जमातों ने कुली तौर पे ये फैसला कर लिया कि ये हमारे हक़ में नहीं जाएगा, हम 7 पे जाएंगे। एक तो हमें अपनी इलेक्शन कैंपेन फिर बहुत ज़्यादा चलानी पड़ेगी, दूसरा ये कि अगर फिर वो फ़र्द वाहिद ही वहाँ पे खड़ा हो गया और अकेला खड़ा हो गया ये कहना शुरू हो गया कि मैं मुकाबला करूँगा तो फिर हम किधर जाएंगे। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखते हुए ये फैसला किया था कि अगले इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जाएंगे। अब की बार उनकी जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि फ़र्दन आप आएँ, इस्तीफ़े अपने जमा करवाएं और इस्तीफ़े जमा करवाने के बाद फिर स्पीकर फैसला करेंगे कि आपका इस्तीफ़ा मंजूर होता है या नहीं होता है। यानी वो डिले चाह रहे हैं, इल्तवा चाह रहे हैं कि वो इल्तवा उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन की तरफ से मिले कि वो आके जमा करवाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कतई तौर पे ये इरादा नहीं लगता कि वो जाके इस्तीफ़े जमा करवाए। ये एक बुनियादी बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फंसी किस तरीके से है,
آپ یہ دیکھیے کہ معیشت کی بحالی کے لیے وہ اقدامات کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال وہ مزید رہیں, اسمبلی جو قومی اسمبلی ہے اس کو بھی اس کی مدت کو بھی بڑھایا جائے, اور اس کے آئینی و قانونی راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے معیشت کو مستحکم کرنا ہوگا تاکہ عوامی مقبولیت حاصل کریں. اب اسی کے لیے انہوں نے روس سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں سستے داموں تیل فراہم کیا جائے. تو آج کے دن روس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ کو 30 سے 40% سستے داموں تیل ابھی ہم مہیا نہیں کر سکتے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی کے اندر خام تیل کی جو قیمت ہے, جتنے بھی خام تیل ہیں, جتنی بھی ان کی ورائٹیز ہیں, وہ $85 فی بیرل سے نیچے تک ہے, $70 سے $85 کے درمیان میں ہے. تو یہاں پہ اگر ان کی قیمت ہے تو اس سے 30-40% کم رشیا کیسے دے سکتا ہے آپ کو؟ کبھی بھی نہیں دے گا. وہ اگر دے گا تو 10-15% کم دے گا. یہ تب کی بات کی جا رہی تھی کہ جب عالمی منڈی کے اندر خام تیل کی قیمت $125 فی بیرل تک جا پہنچی تھی, تو اس وقت یہ ممکن تھا کہ روس آپ کو 30 سے 40% کم تک تیل مہیا کر سکتا. لیکن ابھی $70 سے $85 فی بیرل کی قیمت عالمی منڈی میں ہے, تو آپ وہاں سے 30-40% کم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو روس نے صاف طور پہ یہ جواب دے دیا ہے کہ فی الوقت ہم 30-40% آپ کو سستے داموں خام تیل کی فراہمی نہیں کر سکتے. ہاں, عالمی منڈی میں قیمت بڑھ جائے, یعنی وہ $90 ہو جائے یا پھر $100 تک یہ بات پہنچ جائے, تو پھر سستے داموں 30-40% ہمیں مل سکتی ہے, یعنی $60 سے $70 فی بیرل تک ہمیں رشیا سے تیل مل سکتا ہے. ابھی وہ دروازہ بھی بند ہو گیا. دوسری بات یہ ہے, معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ریمیٹنسز میں مزید کمی واقع ہو رہی ہے, اور وفاقی حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ ریمیٹنسز آنے کی جو زیادہ تر تعداد تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے تھی. اب جب سے یہ رجیم چینج کا واقعہ پیش آیا, اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے, انہوں نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ اور بہت سو نے خود ساختہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ریمیٹنسز ہیں یہ پاکستان نہیں بھجوائیں گے. انہوں نے ہولڈ کر کے رکھ لی. اب اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی بیانیے کو تقویت ملی کہ چور ڈاکوؤں کے اوپر جو عوام ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ ریلائی نہیں کرنا چاہتے. اس کا بہت بڑا سیٹ بیک دیکھنے کو ملا. پھر اس کے بعد معیشت کے حوالے سے دوسری دنیا سے آپ کو جو خبریں مل رہی ہیں, آپ کے جو دوست ممالک ہیں, وہاں سے بھی حوصلہ افزا کوئی خبر نہیں مل پا رہی. چائنا کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا, مانا کہ 9 مہینے میں وہ تکمیل کے مراحل تک پہنچے گا, لیکن اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ چائنا کی حکومت بھی آپ کے اوپر ریلائی نہیں کر رہی. اسے یہ پتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت حکومت گھر چلی جائے گی, اس لیے ان پروجیکٹس کے اوپر جتنی تیزی سے کام ہونا تھا اتنی تیزی سے کام نہیں ہو پا رہا, اور نہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ آپ کے جو معاہدے ہیں, ترکی کو بھی یہ رلائے ہو چکا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ نہ جانے کب گھر چلی جائے. آپ کی حکومت گھر جائے, نئی حکومت آئے, تو نئی حکومت کیا انہی کنڈیشنز کے اوپر ان شرائط کو آگے بڑھائے گی, یہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. اس لیے وہ بھی گو تھرو نہیں کر رہے. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات اسی طریقے سے آپ کے چل رہے ہیں. تو معاشی طور کے اوپر کوئی پلان نہیں ہے, کوئی اصلاحات نہیں ہے, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چل رہی ہے. اسی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت وہ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آج جو سب سے بڑا منظر دیکھنے کو ملا, میں نے کل یہ بات کی تھی کہ سویابین کے جو بیج ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈرائی پورٹ کے اوپر, اور وہ اس کی کلیئرنس نہیں مل رہی, اور اس کے اجلاس در اجلاس ہی ہوئے جا رہے ہیں. آج طارق بشیر چیمہ صاحب اجلاس میں موجود تھے, تلخ کلامی ہوئی. جو امپورٹرز اس کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سویابین کے, ان کے مابین تلخ کلامی ہوئی, اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ طارق بشیر چیمہ ایک کنٹینر کے عوض کروڑوں روپیہ مانگ رہے ہیں. تو وہاں تو میں ہوئی. پھر اس کے بعد ایک وائس نوٹ جو ہے وہ گردش ہونا شروع ہو گیا مختلف گروپس کے اندر, جس میں ایک اور ممبر قومی اسمبلی وہ دھمکی لگا رہے ہیں طارق بشیر چیمہ کو کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. پھر اس کے علاوہ دیگر افراد بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. یعنی حکومت اس موڈ میں دکھائی دیتی ہے کہ ہمارا عرصہ کم ہے, اس عرصے کے دوران جتنا پیسہ آپ سمیٹ سکتے ہیں, جتنے لوگوں سے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں, اور پھر راہ فرار اختیار کر لیں, کیونکہ انہیں یہ قوی طور پہ امکان ہے کہ آنے والی حکومت میں ان کی جگہ کہیں پہ بنتی دکھائی نہیں دے رہی. اسی وجہ سے وہ نت نئی کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مال بنایا جائے. وہی لوگ جو ماضی قریب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جڑے, تو ان کی اب شرائط دیکھ لیں کہ وہ کن شرائط پی ڈی ایم کے ساتھ جڑے تھے. یعنی وہ اپنا حصہ طے کر چکے تھے کہ ہم جو اقدامات اٹھائیں گے, ہمارا جو لین دین ہوگا, اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہوگی. اسی وجہ سے وفاقی کابینہ کا کوئی دوسرا شخص
किसी दूसरे की वजारत में इंटरवीन नहीं कर रहा, वो कोई बातचीत नहीं कर रहा, मुदाखलत नहीं कर रहा, आवाज नहीं उठा रहा। ये हर वजारत में हमें ये मामला देखने को मिल रहा है, चाहे वो पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत हो, बहरी उमूर की हो या दीगर वजारतें हो। अगर किसी को किसी से इख्तलाफ है तो चुप का रोजा रखा हुआ है, जबान सी हुई है, कोई दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि हर किसी के मफादात जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिल्कुल साफ शफाफ थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी ऐसी बहुत सी काली भेड़ें थी, लेकिन वो काली भेड़ें अब अलहदा हो चुकी हैं। अब जो उनके साथ मौजूद हैं वो शायद अपना इरादा तब्दील कर चुके हैं, अब उनका अहद भी शायद तब्दील हो चुका है, अब शायद उन्होंने अपने दिल फेर लिए हैं। तो वो जब आएंगे फिर उन पे भी तनकीद कर ली जाएगी, जिस तरह माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे की जाती थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर मफाहमत के बादशाह ने कूदने का इसलिए फैसला किया कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाकाम होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा नाकाम होती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जब यह हुकूमत बनाई तो उस वक्त इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था कि अब हम हुकूमत चलाएंगे, अगर हुकूमत बेहतर चल गई, हम अपने अहदाफ की तकमील के मराहिल कंप्लीट कर चुके, तो फिर जाके हमें आप वजारत उज़्मा देंगे, जो वजारत उज़्मा बिलावल भुट्टो जरदारी के पास आएगी। ये बातचीत पहले तय हुई थी, इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पीडीएम में इत्तेहाद हुआ था, इसी के ऊपर इत्तफाक हुआ था। लेकिन अब की बार जब उन्हें यह दिखाई दिया कि मुआशी पहिया जो है वो उल्टा घूमना शुरू हो गया, मुआशी बदहाली हमें देखने में आ रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी साख खोती जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साख खोना दर हकीकत तमाम पीडीएम में शामिल जमातों का साख खोना है और अवामी मकबूलियत से दूर होना है। इसी वजह से उन्होंने फिर मैदान में उतरने का फैसला किया है। लेकिन अब की बार मफाहमत के बादशाह की कामयाबी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आज ही चौधरी परवेज इलाही साहब ने तीसरी बार यह पैगाम दे दिया है कि ये अमानत है हुकूमत इमरान खान की, इमरान खान जब कहेंगे इसे तोड़ देंगे, हम वादा निभाने वाले हैं। अब की बार उनकी तरफ से दोबारा ये पैगाम का दिया जाना हुकूमती जमातों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि जरदारी साहब का कोई पत्ता इस वक्त कारगर साबित होता दिखाई नहीं दे रहा। और उसके साथ साथ जो केसेस बनाए जा रहे थे खान साहब के ऊपर, उन केसेस का ख़त्म होना या उसमें से खान साहब का बरी हो जाना या उसमें खान साहब की ज़मानत मंजूर हो जाना, ये भी बहुत बड़ी परेशानी लाहक है इस वक्त वफाकी जमातों को कि तौहीन अदालत केस के अंदर आज तफसीली फ़ैसला उसका जारी हुआ है। जो तहरीरी फ़ैसला उसका जारी हुआ उसमें अदालत ने यह कहा कि एक ऐसे मनसब पे रहने वाले शख्स को ऐसी ज़बान ज़ेब नहीं देती, लेकिन उसके बाद उन्होंने अदालत में आके भी माफ़ी मांगी, वो शर्मिंदा थे। फिर जिस खातून जज के बारे में उन्होंने बात की वो उसकी अदालत में भी गए और वहाँ पे भी जाके माफ़ी की तलबगारी उन्होंने ज़ाहिर की। तो उसके बाद उनका ये कहना है कि इस फैसले में ये कहना खिलाफ़े कानून या खिलाफ़े इंसाफ नहीं है कि उनको माफ़ी दी जा चुकी है। यानी एक वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया गया कि खान साहब को माफ़ी दी जा चुकी है। अब जिस तरह दीगर केसेस हैं, उन दीगर केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा? केसेस ये सियासी बनते रहते हैं। जिस तरह केसेस पीडीएम के ऊपर भी बने थे, इसी तरह केसेस पीटीआई के चेयरमैन के ऊपर भी बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप मईशत में नाकाम हो गए तो सियासत आपके हाथ नहीं आने वाली। सियासत में आप जितने मर्जी तजर्बाकार लोगों को उतार दें, जितनी मर्जी फहमो फरासत दिखा लें, जितनी मर्जी मफाहमत दिखा लें और जितना मर्जी जोड़ तोड़ कर लें, ये वो दौर है जिस दौर के अंदर ये जोड़ तोड़ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इमरान खान के साथ लगे हुए लोग ये जान चुके हैं कि इमरान खान से अलहदा हो जाना उनके सियासी करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ देगा। और एक ऐसे वक्त में कोई बुद्धू ही होगा जो ये देखेगा कि मकबूलियत इमरान खान की और इमरान खान का साथ छोड़ के मईशत की जो तबाही कर रही है हुकूमत, उसकी सफ में जा खड़ा होगा और अपना करियर तबाह कर लेगा। इसलिए इस वक्त इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें ये उम्मीद है, उन्हें ये जोम है कि अवामी हिमायत उनके साथ मौजूद है और अगले जो इलेक्शन है उनमें वही बरसर इक़्तिदार आएंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्शनों का तख्ता भी तब्दील कर दिया जाता है, यहाँ पे रिवायतें भी तब्दील हो जाती हैं, पुरानी रिवायत के ऊपर चला जाता है, डगर तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। जिस तरफ से भी हो, वफाकी हुकूमत बेशतर इक़दाम उठा ले, हम वफाकी हुकूमत की मदासराई करते रहेंगे। हम वो लोग होंगे जो इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत नाकाम दिखाई दी तो फिर इमरान खान के हक में बोलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसीलिए तमाम लोग उसी ऑप्शन पे ज़ेर गौर कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।